हे एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद प्राची। आज हमारे एसएससी सीजीएल सीरीज जो हम कर रहे हैं उसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का एंड इकोनॉमी का, पॉलिटी का, सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड वीवीआई क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है जो कि सीजीएल में पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में 2019 में। दूसरा क्वेश्चन भी सीजीएल के 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4, सभी क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जा चुके हैं और पीवाईक्यू हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो पूछा जा चुका है वो रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन डांस से है। इसमें देखिए, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। तो बुरी आत्मा से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा डांस किया जाता है? तो वो है छम। डांस का क्या नाम है? छम डांस। दूसरा है थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? थोड़ा, अच्छा थोड़ा खेल, ठीक है। तो ये आपको ये डांस होता है हिमाचल प्रदेश में। तीसरा क्वेश्चन है, डैश सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। और इसका आंसर आपको होगा चुपहाट। डैश इज द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लिम्बू कम्युनिटी ऑफ सिक्किम एंड द आंसर इज चाप ब्रोंग। ये सिक्किम का डांस है। इसको लिम्बू और शुब्बा भी बोला जाता है। लिम्बू और शुब्बा ये दोनों आपको फोक डांस होता है सिक्किम के, ठीक है। अब है पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो डैश के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। तो पौष मेला आपको कहाँ है? वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। अब क्या है? वियाहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो वियाहुला गिद्दा आपको पंजाब में ड्यूरिंग मैरिज, ठीक है, विवाह के दौरान ये डांस किया जाता है। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो वो करती है आपको पश्तून। पाकिस्तान में ये ट्राइब्स पाई जाते हैं। कांडियन नृत्य डैश देश का सामान्य नृत्य है। कांडियन आपको श्रीलंका में होता है, कांडियन डांस, ठीक है। भवई डैश का पारंपरिक नृत्य रूप है। भवई आपको गुजरात का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको सीएचएसएल में पूछा गया इवनिंग शिफ्ट में। केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? और इसका आंसर आपको होगा कुटियाट्टम, ठीक है। अब है आपका ओतम थुलाल इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म दैट इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नाम से ही लग रहा था ये तमिलनाडु का ही डांस होगा, साउथ साइड का ही डांस होगा ये। पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? गोटीपुआ आपको उड़ीसा का डांस है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की? और ये थे आपके पंडित बिरजू महाराज, इन्होंने किया था। अब क्या है? प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? और आपको इसका आंसर होगा कथकली। झिझिया, झिझिया तो सबको पता होगा। झिझिया डांस ओरिजिनेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ डैश। आई मीन सबको नहीं, बिहारियों को पता होगा। बिहार से जितने लोग होंगे उन सबको झिझिया डांस के बारे में पता होगा। तो ये बिहार का डांस है। अब है आपका निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? तो बयालता, ये कर्नाटक में होता है। निम्न में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? राजस्थान का झूलन। द डांस फ्रॉम डांडिया, डांडिया तो सबको पता होगा। ये किस कब मनाया जाता है? नवरात्रि में। डांडिया कब खेला, मनाया नहीं, आई मीन सॉरी, डांडिया कब खेला जाता है? तो ये डांडिया डांस हमको करते हैं नवरात्रि में। ये ऑल ओवर इंडिया में पता होगा सबको। द डैश डांस इज परफॉर्म्ड बाय सेपरेट कम्युनिटी ऑफ गोवा ड्यूरिंग नवरात्रि। नवरात्रि में गोवा वाले क्या खेलते हैं? गोवा वाले जो करते हैं ना वो डांडिया नहीं, वो धनगर करते हैं, ठीक है। अब है कर्मा इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट? कर्मा, कर्मा किस राज्य की डांस है? कर्मा झारखंड का है।
रौफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध डैश राज्य से है, जम्मू एंड कश्मीर से। डैश नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया था। तो ये था आपका छऊ नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? पोपिड़। पंथी इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? छत्तीसगढ़। पंथी कहां पे होता है? छत्तीसगढ़ में। एंड निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 की गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया था? एंड ये सीपीओ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन सीजीएल, सीएचएसएल, यहाँ तक कि एमटीएस में भी कई बार रिपीट हुआ है। और ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा आपको नती। ठीक है, इसका आंसर क्या है? नती। ठीक है, अब है हमारा निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है? तो सितार वादन को। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक जीके का। वो है समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली का अन्य नृत्य रूपों में विलय किया था। उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका क्या नाम था? उनका नाम था अस्ताद देवू। ठीक है, तो ये थे स्टैटिक जीके के वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ऑलरेडी इस सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 रिलीज हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। और वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक डाल दूंगी, तो आप डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पार्ट 1 और पार्ट 2 पे जा सकते हैं। तो चलिए अब इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इकोनॉमी का, निम्न में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? तो वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया? आपको फिर हो जाएगा एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द क्वाटनरी सेक्टर? क्वाटनरी सेक्टर में कौन आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आता है। फिर आपको सेक्टर होते हैं, तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में कौन आता है? प्राइमरी सेक्टर में आपके आ जाते हैं एग्रीकल्चर वाले। ठीक है, अब तो आपको पूछेंगे क्वाटरी सेक्टर। क्वाटरी सेक्टर में आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको, प्राइमरी सेक्टर में आपका आता है जो कि माइनिंग, रॉ मटेरियल्स जो तैयार करते हैं, माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर। एंड फिर सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोला जाता है, जैसे कि टॉय बनाना, कार बनाना, इस एग्रीकल्चर का यूज करके जो हम फूड तैयार करते हैं। ठीक है, ये सब। फिर आता है हमारा टेरिटरी यानी सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब भी बोलते हैं। और ठीक है, इसमें प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों इंक्लूडेड होता है। और क्वाटनरी जॉब जो भी मैंने आपको बताया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये क्वेश्चन इकोनॉमी का बेस क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड क्वाटनरी सेक्टर आपको पूछेगा डेफिनेटली। इसमें से एक तो आपसे पूछेगा। नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मीट्स वंस एवरी डैश मंथ इन अ ईयर? तो एवरी 6 मंथ। द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर? किस ईयर में पास हुआ था? 2006 में। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एज अ सेपरेट डिसिप्लिन? आपको पता है कि इकोनॉमिक दो के 2 पार्ट्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मिक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपको फाउंडर कौन जाने जाते हैं? एंड आंसर विल बी जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है, मेनार्ड केन्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी? इसमें से प्राइमरी एक्टिविटी कौन सा नहीं है? एग्रीकल्चर तो अब भी हमने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले बात, एग्रीकल्चर, माइनिंग और फिशिंग हमने तीनों देखा था कि प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल था। तो कौन नहीं है? कंस्ट्रक्शन नहीं है। सो कंस्ट्रक्शन विल बी द आंसर। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हाउ मेनी सेक्टर आर देयर इन इंडियन इकोनॉमी? तो इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं? किसके आधार पे? आर्थिक गतिविधि के आधार पे। आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पे आपको इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ठीक है, व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ मिक्रो इंटरप्राइजेस इन प्लांट एंड मशीनरी? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सॉल्यूशन सी, नॉट मोर देन 25 लाख, 25 लाख से अधिक नहीं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल गुड? कैपिटल गुड कौन नहीं है? तो फूड और क्लॉथिंग। Which economists developed international trade theory in 1817 based on comparative advantage and specialization? And the answer is David Ricardo.
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज ऑल्सो रेफर टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। व्हाइट कॉलर मैंने अभी बताया था, तो आपको बताना है गोल्ड कॉलर। तो गोल्ड कॉलर आपके जाने जाते हैं क्वाइंट्री वाले, पंचिए। ठीक है। For the calculation of wholesale price index in 2019 is taken as the base year 11 and 12. In which year was the first industrial policy based on the mixed economy principle announced in India? The policy clearly demarcated the areas of operation of the public and private sectors in on 6 April 1948. Which of the following is working capital in the farming center? फार्मिंग सेक्टर। तो आपको हो जाएगा मनी। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपके लिए हिंदी में भी यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप हिंदी में क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है। डैश अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के पास होता है। किसमें होता है? सोशलिस्ट में। ठीक है। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, कैपिटलिस्ट की, पूंजीवादी की। अब कौन है? हाँ, जॉन मेनार्ड किंग्स, जिन्हें सबसे अधिक उनके अधिक आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, वो किस देश से थे? तो वो थे आपको इंग्लैंड से। क्वेश्चन 19, डिप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वियर एंड टियर ऑफ डैश कैपिटल गुड्स। Which of the following activities can be classified as a part of secondary sector of an farm equipment manufacturing? C. The mixed economy is, mixed economy का definition यहाँ पे आपको बताना है। तो C, a market system of resources allocation commerce and trade in which free markets. क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है? तो वो होते हैं आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। Which of the following is a tertiary economic activity? Trading, व्यापार। An industrial economy is best defined as an economy whose 50% or more produced value comes from the dash sector, comes from secondary sector. Income and employment theory is the other name for which branch of economy? तो macroeconomics. क्वेश्चन 26, डैश को व्यक्तिगत निर्णय की इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता, संसाधन के स्वामी तथा फर्मों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है? और आंसर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन 27, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर स्टडीड अंडर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमी? मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर पढ़ते हैं हम। पीपल लाइक स्मॉल फार्मर्स एंड सीजनल वर्कर हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी आर कैटेगराइज्ड एज churning poor. An unexpected rise in sales of a product leads to C, unplanned decumulation of inventory. अब आता है आपको कंसेप्ट एंड डिमांड, इकोनॉमिक में ही ये आता है। तो इन इकोनॉमिक टर्म्स व्हाट डू वी मीन बाय इंटरमीडिएट गुड? इंटरमीडिएट गुड का मतलब होता है गुड सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर रीसेल और प्रोडक्शन ऑफ अदर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझना है इंटरमीडिएट गुड्स को अच्छे से, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप समझ सकते हो। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी और चीज की मांग का परिणाम डैश कहलाती है, डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, तो ये भी हमारी इकोनॉमिक्स के टॉप 31 क्वेश्चन ऑफ पार्ट 3। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ज्योग्राफी का पहले तो ये जो क्वेश्चन है वो सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लैनेट टॉपिक से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्रग्रह के प्रभाव से डायनासोरों का विलुप्त होने का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो वो थे आपके लुईस अल्वारेज। About 70% of the sun is made up of gas, हाइड्रोजन। 70% सन हाइड्रोजन से बना है, सूरज। ठीक है, which one of the following is the brightest star in the Orion constellation? ओरियन कॉन्स्टेलेशन में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? रिगेल। The headquarter of the Indian Institute of Astrophysics is located in Bangalore. About 70% of the sun, अच्छा ये वो सेम क्वेश्चन है, हाइड्रोजन होगा। The term blood moon is used to refer lunar eclipse. ये जो ब्लड मून है ये हम किसके लिए यूज करते हैं? ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल चंद्र ग्रहण के लिए यूज होता है। आप देखते होंगे जब ग्रहण लगता है, ल्यूनर इक्लिप्स लगता है, तो ये ब्लड मून हमें देखने को तो मिलता है। Which one of the following is the largest recognized constellation? Hydra. The approximate diameter of the sun is dash times the diameter of Earth. Answer is 109.
Dash is the hottest planet in the solar system. Answer is Venus. Venus is the hottest planet in the solar system. एंड एक और मरकरी क्लोजेस्ट है सन के सबसे ज्यादा क्लोज मरकरी है, ठीक है। Venus is hottest because its dense atmosphere traps heat and runaway version of greenhouse effect that warms Earth. अब इस सौरमंडल में नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक दूरी पे है? तो सबसे दूर इसमें जो ऑप्शन में दिया है उसमें आपको सबसे दूर है नेपच्यून। हो सकता है कि आपको नेपच्यून ऑप्शन में ना रहे, तो फिर आपको देखना है सबसे पास में है मरकरी, उसके बाद है वेनस, उसके बाद अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन लगाना है। नेपच्यून इज द 8th and farthest known planet from the sun in the solar system. In India, the Ursa Major constellation is also known as Saptarishi. सप्तऋषि को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर constellation, उर्सा मेजर, ठीक है। और इन सप्तऋषि में जो 7 ऋषि का नाम आता है वो कौन सब थे, उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी पूछता है आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन में इन 7 में से किसी का नाम रहेगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सप्तऋषि के 7 सेजेस में जाने जाते हैं। तो ये आपको याद करके जाइएगा, ठीक है। ये भृगु, अत्रि, अंग्रियाज, ठीक है, 7 को याद करके जाइएगा। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। सबसे ऊपर का जो सतह है उसको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्रस्ट के बाद आता है मेंटल, एंड मेंटल के बाद आता है आपको कोर, 3rd नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के स्टडी को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। Which of the following is the outer layer of Earth that is made up of plates which fit together like a jigsaw puzzle? वो आपको लिथोस्फीयर। The solar eclipse occurs, solar eclipse कब लगता है? जब अर्थ और सूरज के बीच में चांद आ जाता है तब आपका सोलर इक्लिप्स लगता है। यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार द स्टेज नेब्यूला रेफर टू। नेब्यूला आपको रेफर करता है, सॉल्यूशन सी, धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल है, ठीक है, क्या नेब्यूला। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट अ जोवियन प्लैनेट? नॉट अ जोवियन प्लैनेट तो मार्स होगा, ठीक है। इन आवर सोलर सिस्टम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर गैस giants ऑल्सो नॉन एज जोवियन प्लैनेट्स। तो याद रखिएगा, जो भी हो सकता है मार्स की जगह आपको अर्थ ही दिया रहे तो आपका आंसर होगा वो। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। लास्ट का अगर इसको याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है कि कौन कौन जोवियन प्लैनेट्स के नाम से जाने जाते हैं? लास्ट का सूरज से जो मैंने बताया था कि सबसे पास मरकरी है, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो लास्ट के 4 वो जोवियन प्लैनेट्स कहलाते हैं। बेली बेड्स कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग। बेली बेड्स को किस दौरान देखा जाता है? तो टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान। The weight of an object on the moon is equal to dash of its weights on the earth, and answer is 1/6. Which of the following statement about Ganymede is not correct? Ganymede के लिए क्या करेक्ट नहीं है? तो डी या सनी के चारों ओर घूमता है। What is the periodicity of Halley comet? 75 to 76 year. The bodies glowing in the night sky are known as celestial bodies. Lucifer is another name for the planet. Venus का दूसरा नाम क्या है? Lucifer. Planetary scientists call the thin gaseous envelope around the moon as the lunar exosphere. How many degrees does the Earth rotate about its own axis in 1 hour? 15 times. 15 degrees, sorry. 15 degrees. Which of the following is the outermost solid part of Earth? तो आपको होता है crust, not core, crust. What is the radius of moon? मून की रेडियस ये बार बार पूछी जाती है। रेडियस ऑफ मून बहुत रिपीटेड क्वेश्चन में से जाना जाता है। ये देखिए CHSL में पूछा गया है 2020 में, और ये क्वेश्चन को 2019 में भी पूछा गया है CGL या फिर MTS में, ठीक है। इसका आंसर आपको होगा 1.74 into 10 to the power 6. During the phenomenon of aphelion, the approximate distance between the Earth and Sun. उपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी रहती है? तो वो हो गया आपको एफेलियन में 152 मिलियन किलोमीटर। डैश इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट विद इन अर्थ सोलर सिस्टम। अर्थ सोलर सिस्टम का कौन? अर्थ सोलर सिस्टम, हाँ, अर्थ सोलर सिस्टम कौन नहीं माना जाता है? तो वैसे तो इसका यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हो गया है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है, ना ही आंसर दिया, बट मैं आपको बता देती हूँ आंसर इस दिन में ही हमें मिल गया, प्लूटो।
प्लूटो को नहीं, पहले प्लूटो को गिना जाता था सोलर सिस्टम में, बट अब इसको नहीं गिना जाता है, हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इस यहाँ पे हमारा टॉप 31 क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड इन वीवीआई है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हमारा स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी के क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिटी का पहला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक लिया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से पॉलिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से एसएससी बहुत सारे क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में घुमाया जाने वाला अच्छा अच्छा क्वेश्चन हमें कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक में ही मिलता है, और पॉलिटी का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन को पहले कराया जाए। तो चलिए, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसका आबादी डैश से अधिक नहीं है, तो 20 लाख से ज्यादा नहीं होगा तो नहीं होगा। द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 17 डैश को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950। ठीक है, who was the appointed as Assembly's constitutional advisor in 1946 during the framing of Indian Constitution। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग जब हो रहा था तो कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर चुने गए थे? बीएन राव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो नीति आयोग। फाइनेंस कमीशन है ही, नेशनल कमीशन है ही, इलेक्शन कमीशन है ही, तो बचता कौन है? नीति आयोग, यही नहीं होगा। Which of the following adjectives is not a part of the preamble, इसमें से कौन सा preamble का पार्ट नहीं है? लिबर्टी है, संप्रभु भी है और धर्मनिरपेक्ष भी है, बस टॉलरेंट नहीं है। ठीक है, जिनको प्रिम्बल याद करके जाना, प्रिम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वी द पीपुल ऑफ इंडिया, सोलेमनली रिजॉल्व, कंस्टिट्यूएंट इंडिया, पूरा याद करके जाना। जिसमें आपको टॉलरेंट सब देखने को नहीं मिलता है, तो ये आपका आंसर होगा। हाउ मेनी मेंबर वेर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स थे। Who had headed the drafting committee, ड्राफ्टिंग कमिटी को हेड कौन कर रहा था? बी आर अम्बेडकर। Who headed the provincial constitution committee, provincial constitutional committee को हेड कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। Which type of citizenship is provided by the constitution of India? सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, और क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, इसी ये भी एक रीजन है कि भारत को क्वाजी फेडरल बोला जाता है। ठीक, अब है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1940। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, बट 26 जनवरी 1950 से ये देश में लागू किया गया था। मेरे दिमाग में लागू आ रहा था कि लागू कब किया गया था, इसलिए मैं सोच रही थी कि ऑप्शन में तो आंसर है ही नहीं। बट ठीक है, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, बट देश में हमारे संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? तो सिंधी को। Who is considered as the father of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसको बोला गया? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर। ठीक है, और ये मॉडर्न इंडिया के ग्रेटेस्ट लीडर से में जाने जाते हैं, इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, भीमराव अंबेडकर। Who among the following was not a part of Constituent Assembly responsible to draft the Constitution? इसके आंसर होंगे महात्मा गांधी जी। ठीक है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? कौन थे चेयरमैन? बी आर अम्बेडकर। ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किस साल किया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि संविधान सभा ने इसी दिन अडॉप्ट किया था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? अच्छा, चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन 2 बार प्रिंट हो गया है। Who described the preamble of Indian Constitution as the political horoscope of India? इन प्रियम्बल को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को इंडिया का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था? तो ये बोलने वाले थे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। When was the first constituent assembly election held in India? पहला कब हुआ था? 1946 में।
In which year did Motilal Nehru and 8 other Congress leaders draft a constitution for India? 1928 में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? सिंगल टाइड सिस्टम। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो विशेषता है, ठीक है, हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा ऑप्शन आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट्स, विवादों को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश में है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, हमें तो विशेषता नहीं पूछा है ना। तीसरा एकल स्तरीय सरकार, ये है हमारा आंसर। चौथा है हमारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी सही है, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा सी सिंगल टाइड सिस्टम। और क्योंकि इंडिया में सिंगल टाइड सिस्टम नहीं है, इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, 3 टाइड सिस्टम है। कौन कौन? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो गलत बात क्या है? गलत है ये सिंगल टाइड गवर्नमेंट। अब है क्वेश्चन 22, द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ये सब लिया गया आपको फ्रांस से, ठीक है। इन 1946 हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेड द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? और आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अब है हमारा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स। सोर्स में आपको ये कि कौन सा चीज कहां से लिया गया है, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने हर एक देश से कुछ ना कुछ लिया है अपने संविधान में। तो किस देश से क्या लिया गया है ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक लिखा गया था? तो ये विशेषता 5 ईयर प्लान को बोला गया था, ठीक है। The power of judicial review in the Indian Constitution and the provision of independent judiciary is taken from which country? America, USA से। The Indian Constitution, the principle of liberty is borrowed from which of the following countries? France से। The makers of Indian Constitution took the principle of freedom, equality and fraternity from which constitution? कहाँ के संविधान से लिया गया? फ्रेंच के संविधान से। Financial emergency provision of Indian Constitution has been borrowed from German Constitution, ठीक है। अब यहां से आगे हमारा टॉपिक था आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट एंड लिस्ट, ये सब हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4 में। तो ये था हमारा टॉप 100 to 150 क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे एसएससी सीजीएल का। तो ये तो हमने देख लिया। यहाँ पे हो रहा है हमारा पार्ट 3 का दी एंड। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट पार्ट 4 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप स्माइलिंग।